SC क्लब, ST क्लब और सामाजिक आर्थिक पिछड़ों के क्लब। ये यही तक खत्म नहीं हो रहा, आगे धारा में और भी लिखा हुआ है, जो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS वो कौन है, पता कौन है? EWS कौन है? सवर्ण सारे। फिर उनके लिए भी है भाई, ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं उन्हें इसका पता ही नहीं है इसमें क्या कहता है। तो बिना पढ़े लिखे शोर मचा रहे हैं सही। मैं तो पहले एक चैनल पर कह चुका हूँ कि आगे चल करके ये जो लोग जनरल वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा, देना पड़ेगा। SC ST OBC जो इतने कारण हो जाएंगे वो अपने आप सिलेक्ट हो जाया करेंगे, क्योंकि वो लोग अपनी अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बस सबलों ने पढ़ा नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। कुमार विश्वास जैसे आदमी ने, कुमार विश्वास को देखो, मैं एक बता दूंगा आपको, किसी भी कानून को, लॉ को, रेगुलेशन को, संविधान को समझने के लिए संवैधानिक माइंड की आवश्यकता है। ये पत्रकारिता वाला माइंड की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोफेसर के माइंड की आवश्यकता नहीं है, ये कवि वाले माइंड की आवश्यकता भी नहीं है। यूजीसी भारत सरकार समझ रही है, एक ही बात है कि वो ऐसे नियम लेकर के आई है जिसमें कि SC और ST के साथ साथ में OBC के साथ ही भेदभाव होता है, इसको माना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन जो 13 जनवरी को लागू हुआ है, इसका नाम है, बता दो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन। ये जो लागू होगा, ये लागू होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहां यूनिवर्सिटीज है, जहां कॉलेज है या जहां इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर लागू होगा, उससे नीचे लागू नहीं होगा। उच्च संस्थानों में सिर्फ लागू होगा, वहां भी लागू, और कहीं लागू होने की वजह से बात नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं ना कि ये SC ST OBC लोगों को तो ठीक नहीं, तो ठीक है, और जनरल लोग तो हमेशा जातिवाद करते हैं और उनको नहीं रखा गया है, ऐसी बात नहीं, उन्हें गलत फहमी है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है रेजोल्यूशन नंबर 2 में। रेजोल्यूशन नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इस ऑब्जेक्टिव को, जिससे कि इस देश के लोग ये जान सकें कि ये जितने भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये SC ST OBC के फेवर में है, ये जनरल के फेवर में। अभी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ। लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि ये तो SC ST OBC के फेवर में, जनरल के फेवर नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। टू रेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट कास्ट, रिलीजन भी है, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, particularly against the member of Sul caste and Sul tribes and socially educated backward class, यानी कि मुख्यतः किन खिलाफ? SC क्लब, ST क्लब और सामाजिक आर्थिक पिछड़ों क्लब। ये यही तक खत्म नहीं हो रहा, आगे धारा में और भी लिखा हुआ है, जो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS वो कौन है, पता कौन है? EWS कौन है? सवर्ण सारे। फिर उनके लिए भी है भाई, ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं उन्हें इसका पता ही नहीं है इसमें क्या कहता है। तो बिना पढ़े लिखे शोर मचा रहे हैं सही। मैं तो पहले एक चैनल पर कह चुका हूँ कि आगे चल करके ये जो लोग जनरल वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा, देना पड़ेगा। SC ST OBC जो इतने कारण हो जाएंगे वो अपने आप सिलेक्ट हो जाया करेंगे, क्योंकि वो लोग अपनी अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बस सबलों ने पढ़ा नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। कुमार विश्वास जैसे आदमी ने, कुमार विश्वास को देखो, मैं एक बता दूंगा आपको, किसी भी कानून को, लॉ को, रेगुलेशन को, संविधान को समझने के लिए संवैधानिक माइंड की आवश्यकता है। ये पत्रकारिता वाला माइंड की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोफेसर के माइंड की आवश्यकता नहीं है, ये कवि वाले माइंड की आवश्यकता भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपको अगर बीमार होते हैं तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। आप जज के पास नहीं जाएंगे, आप वकील के पास जाएंगे, आप इंजीनियर के पास जाएंगे। वो क्यों जाएंगे उनके पास? क्योंकि उनको स्पेशल नॉलेज गेन करी है, उसने अपना 5 साल तक अपना पढ़ाई करी है, उसके बाद भी करी है, उनका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्टीज है उनकी, इसलिए वहां जाओगे। इसी तरीके से आप अगर लॉ की कोई चीज है तो उसके बाद आप किसी एडवोकेट, और वो भी अच्छे एडवोकेट समझदार, उसके पास जाएंगे। तो ये जो कहानी है, ये जो जैसे आप देखा होगा संविधान क्या कहते हैं कि धर्म के मामले में हमें सबसे सुप्रीम है, तो लॉ के इंटरप्रिटेशन के मामले में सुप्रीम कौन है? एडवोकेट और जजेस ही सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट को ही किसी भी कानून की व्याख्या करने का अधिकार, संविधान व्याख्या करने का अधिकार भी संविधान ही देता है। तो इसको समझने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया बहुत सी रहा करती है, लीगल माइंड की आवश्यकता, बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें साफ लिखा हुआ है SC और ST OBC नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ड का इस्तेमाल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल भी है, और ये लिखा हुआ स्टेक होल्डर। मैं एक बता दूं, इसका मतलब क्या हुआ? SC लिखा हुआ है, ST लिखा हुआ है, OBC लिखा हुआ है, ये 3 तो ही गए। और ये कह रहे हैं कि इनके लिए बनाया गया, फिर अगर इनके लिए बनाया गया तो इकोनॉमिक सेक्शन का क्या है? EWS में डाल दिया। ये कौन है EWS? ये तो जनरल वाले हैं या धर्म वाले हैं, जो
जो कि SC ST OBC में नहीं आते, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है या जनरल वाले हैं, वो भी शामिल है। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके का है। तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर भेदभाव के बारे में साफ लिखा हुआ 3(1)(c) में कि ये होगा सिर्फ कास्ट और ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, कास्ट और ट्राइब के बेसिस पे होगा। किसके अगेंस्ट होगा? इसमें खाली मेंबर कौन हो सकते हैं, जो विक्टिम कौन हो सकते हैं, बोल सकते हैं SC ST OBC के। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब तो जाति के आधार की से बात नहीं कर रहा, वो लिंग के आधार की बात कर रहा है, जन्म स्थान की बात कर रहा है, वो जो है अपना कास्ट के आधार की बात भी कर रहा है, वो धर्म के आधार की बात भी कर रहा है। तो उस स्थिति में जब ये डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो किसके अगेंस्ट होगा? वो होगा स्टेक होल्डर के अगेंस्ट। वो SC ST OBC के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा। स्टेक होल्डर में SC आते हैं, ST भी आते हैं, OBC भी आते हैं, जनरल वाले भी आते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, सभी आएंगे, सभी आते हैं। तो इसीलिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है बिना इस कानून को, बिना रेवोल्यूशन की बारीकियों को समझे हुए। ये जो विरोध कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये जो कैटेगरी जिसमें शामिल है तो जनरल वाले विक्टिम हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी है। तो ये सब झूठ चल रहा है। जैसे आपने कुमार विश्वास की बात करी, मैंने बहुत से और भी देख रहा हूँ। इन लोगों को मुझे लगता है किसी एडवोकेट की राय लेने की जरूरत है, अदरवाइज दुनिया में भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कह सकता। जरूरत क्यों पड़ी सर बनाने की? जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पूरे देश भर में लंबे समय से, आपसे नहीं बहुत लंबे समय से, जाति के आधार पर और अन्य आधारों पर भेदभाव चल रहा था। स्टूडेंट के साथ में, टीचर के साथ में, स्टाफ के साथ में, इवन BC के साथ में भी। इसमें वाइस चांसलर भी विक्टिम हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट के साथ साथ स्टाफ के लिए भी है, वाइस चांसलर के लिए भी है, और बाकी नॉन स्टाफ है उनके लिए भी, सभी के लिए लागू है। तो जो लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि किसी भी स्टूडेंट के साथ में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मैं एक बात और क्लियर कर दूं इसमें आगे अपनी बात बोलने से पहले, ये सिर्फ जाति पे के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, धर्म के आधार पर भी करता है, धर्म के आधार पर भी करता है, और लिंग के आधार यानी कि जेंडर के आधार पर, अलग के आधार पर भी करता है। इसके अलावा जन्म स्थान के आधार पर भी करता है कि जन्म स्थान अगर सब आपका, जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र लोग क्या करते हैं कि यूपी के लोग वहां से भगाते हैं कि ये तो यूपी वाला है, तो उस आधार पर उसका अपमान करना, इसमें ये भी अपराध है, चाहे वो कास्ट इसकी कोई भी हो, करने वाला कोई भी हो, कराने वाला कोई भी हो। जैसे दिल्ली में कह देते तो बिहारी है, बिहारी कहना, ये जन्म स्थान के अपराध, इसमें अपराध की बात नहीं है। इसमें जो है एक तरीके से जो भी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात, अपराध घोषित नहीं करता ये। तो गलत तो है ना? हाँ गलत है। उसके बेसिस पर उस स्टूडेंट के खिलाफ, टीचर के खिलाफ जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसमें एक्शन हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट को सस्पेंड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है स्कूल से, या कोई और पनिशमेंट दिया जा सकता है। और ऐसे टीचर, प्रिंसिपल सभी के संबंध में ऐसा लागू है। तो ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जाति के आधार पर इन्होंने पता नहीं क्या क्या SC OBC को जोड़ लिया है, जब OBC के साथ अब जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे तो जाति के आधार पर उनके लिए कानून भी बनेगा। इसमें जाति के आधार पर OBC के साथ ही भेदभाव होता आ रहा है। आप लंबे समय से वीडियो बना भी रहे हैं कि छुट्टियां किसी काटी गई थी कुछ समय पहले, याद होगी, याद है वो, इसका मतलब उसके खिलाफ किस आधार पर भेदभाव हुआ? जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था। और भेदभाव करने वाले कौन थे? अपर कास्ट के लोग। मुझे आप ऐसा एक ही इंसिडेंट बता दें जिसमें के शुल्क कास्ट के लोगों ने जनरल कास्ट के लोगों का कोई जाति के आधार भेदभाव किया हो। जब जाति के आधार पर भेदभाव जनरल वाले ही करते हैं, SC ST के लोग करते नहीं है, तो जनरल वालों के लिए जाति का भेदभाव कैसे होगा? अरे अब नहीं होता ना सर, ये अब नहीं होता। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, जो अगर रिपोर्ट जो है जो दिग्विजय कमेटी की रिपोर्ट है, बाकी और रिपोर्ट अभी आ रही है, वो इस बात को बताती हैं कि पिछले 19 से लेकर के आज 25 तक जो है 173% जो घटना है, कंप्लेंट बढ़ी है। तो ये क्या दिखाती हैं कि आज के समय भी भेदभाव चल रहा है। ये पुराने जमाने के भेदभाव के लिए लॉ नहीं लाया गया रेगुलेशन। ये नहीं कि साहब हमारे लोग बहुत से तर्क पेश कर रहे हैं जनरल वाले कि हमारे पेरेंट्स ने, फादर ने कोई अगर अपराध किया था, गलत काम किया, तो हमें सजा क्यों दी जा रही है? ये उनके अपराध के लिए सजा नहीं है, उन गलत काम के लिए सजा नहीं दी जा रही है। पहले तो ये है कि ये जो आज के समय में जो भेदभाव कर रहे हैं कुछ लोग, मैं सभी अपर कास्ट को तो नहीं कहूंगा, सभी अपर कास्ट भेदभाव करते भी नहीं है, तो जो लोग भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, किसी और आधार पर, उन सभी के लिए नियम बनाया गया है। जो आज कर रहे हैं पुराने से सिर्फ जोड़ने, कंफ्यूज करने की कोशिश समाज को, देश को ना करें। आज भी जो रहत बमुला का जो वहां पर कांड हुआ था, बताइए, पायल तड़वी का कांड हुआ था बम्बई महाराष्ट्र में, और बाकी और भी बहुत सी जगह पर इस तरह के जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए लाया गया। उस पर जो वेल रिसर्च करने के बाद में ये बात सामने आई थी कि भेदभाव करने के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जाति के आधार पर भी तो होता ही है, उसके आधार पर और आधारों पर भी होता है। सारे आधारों को जोड़ करके 6 आधार इसमें जोड़े गए हैं, उनके आधार पर ये रेगुलेशन लाया गया। तो किसी जाति धर्म के ना अगेंस्ट है ना खिलाफ है, जो गलत करेगा उसको सजा
मिलेगी, ये रेवोल्यूशन ये कहता पर है। कुछ लोगों का ये कहना है, नियम तो ये बना दिए लेकिन इनमें अपराध तो मतलब इन्होंने नहीं बताया कि किसकी देखिए, क्या सजा होगी सर। नहीं देखो ऐसा है कि नियमन जो है ये रेवोल्यूशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन में कभी अपराध होते भी नहीं है, अपराध की बात नहीं होती। लेकिन इसमें एक धारा लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं कि इसी में ये लिखा हुआ है कि जब आप कंप्लेंट करेंगे, जैसे किसी के साथ भेदभाव होगा, भेदभाव दो तरह के होते हैं, पहले मैं इसमें और क्लियर कर दूं, लोगों ये भ्रम है। एक तो जाति के आधार पर भेदभाव की बात है इसमें, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिसको 3(1)(c) में है, और दूसरा भेदभाव क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, जो वो जाति के आधार पर सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता, वो अन्य आधारों पर ही बात करता है। वो आधार क्या है, द्वारा मैं उसको बता दूं कि वो आधार हो सकता है धर्म के आधार पर, वो आधार होता है रेस के आधार पर, वो आधार हो सकता है कास्ट के आधार पर, वो आधार हो सकता है जेंडर यानी कि लड़का लड़की के आधार पर, वो हो सकता है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, वो हो सकता है विकलांगता के आधार पर। अगर किसी विकलांग का भी कोई व्यक्ति कर रहा हो, उस व्यक्ति को उसमें एक्शन लिया जा सकता है। ये तो बात ये होगी। और दूसरी बात ये बता दूं आपको, अगर किसी ने कंप्लेंट की है इस संबंध में, किसी ने मेरे साथ भेदभाव किया है और रेवोल्यूशन में कवर करता है, तो जब वो कंप्लेंट की जाएगी तो उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी बनती है कि अगर कोई ऑफिस बन रहा होता है तो वो पुलिस को इंटीमेट करेंगे। ऑफिस बनने के लिए ये रेवोल्यूशन नहीं है, ऑफिस बनने के लिए पुलिस के पास जाना पड़ेगा, वो पुलिस एफआईआर करके काम करेगी। एक बात और ये, जब कंप्लेंट करेंगे तब भी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद जब कंप्लेंट करने के बाद में इंक्वायरी होगी, टाइम बाउंड इंक्वायरी होने के बाद में जो कंप्यूटर अथॉरिटी है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हेड है, वो जो डिसीजन लेगा, उस डिसीजन को बाद में अगर वो ये पाएगा कि इसमें तो जाति के आधार पर कोई या किसी और आधार पर अपराध भी बनता है, तो अपराध बन सकता हो, नहीं बन सकता है। किसी को बिहारी कहना क्या अपराध है, लेकिन किसी को चमार कहना, भंगी कहना अपराध है। तो अपराध कहां पर है, ये अपराध है SC/ST एक्ट के तहत, और ये अपराध है सिविल राइट्स एक्ट के तहत। तो ये जो जाति के आधार पर अपराध अगर बनेगा तो उसकी सूचना शुरू में भी और इंक्वायरी खत्म होने के बाद भी इनकी ड्यूटी बताई गई है इसमें, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो पुलिस उसको लॉ के अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेगा। तो इसमें ड्यूटी खुद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बताई गई है, इस कमेटी की बताई गई है, ये खुद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये अपराध के लिए नहीं है, ये इंटीमेट करने के लिए अपराध। लेकिन बाकी दो कॉलेजेस में जहां भेदभाव करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन जो हेड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसका हेड ले सकता है, ये इसमें व्यवस्था है। इसकी जो कमेटी बनाई जाएगी ये इसकी क्या संरचना होगी, कैसे बनेगी? देखिए ऐसा है, इसमें 10 लोग होंगे, 10 मेंबर हैं, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, बाकी 9 मेंबर होते हैं। इसमें मैं आपको एक बार बता दूं कि जो चेयरपर्सन होगा, इस हेड होगा कमेटी का, हेड जो होगा वो कौन होगा, वो एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन मतलब ये है कि कोई भी अगर यूनिवर्सिटी है तो उसका वाइस चांसलर, जिस तरीके से अगर कोई कॉलेज है तो उसका प्रिंसिपल, कोई इंस्टीट्यूशन है, 3 कैटेगरीज में इंस्टीट्यूशन कोई अगर है तो उसका डायरेक्टर। तो ये एक तो पहले देश के सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो ये नियम लागू है, कुछ चीज में छुड़ाने गया, एक तो बात ये हो गई। तो अब ये जो हेड बनेंगे, ये हेड एक तो वो होगा जो उसका वाइस चांसलर हो गया, दूसरा क्या होगा, 3 प्रोफेसर होंगे या सीनियर फैकल्टी में होंगे, वो उसके मेंबर बनेंगे। 3 मेंबर बनेंगे प्रोफेसर, एक हो गया हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कि वहां का आप ये समझ लीजिए कि वो वाइस चांसलर वगैरह लोग होंगे, एक स्टाफ मेंबर को लिया गया है इस कमेटी में, और एक चौथा जो कैटेगरी है वो है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी लोगों में से जो समाज के लोग होते हैं उनमें से 2 लोग रिप्रेजेंटेटिव ले जाएंगे। इसके अलावा 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी ले जाएंगे जो इसमें कमेटी में। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेटर होगा। इस तरह 10 लोग होंगे। 10 लोगों में से हेड कौन होगा, वो चेयरमैन होगा। आप ये देख रहे हैं कि पूरे देश में जब SC ST और OBC के लोग BC नहीं बने हुए, मैं ये डाटा भी देख रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 45 यूनिवर्सिटी में से एक SC का BC है, एक ST का BC है और 5 लोग OBC के BC हैं। तो बाकी के लोग तो जो है जनरल के ही BC बने हुए हैं, और बाकी जो प्रिंसिपल हैं और बाकी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर है वो भी सेम पोजीशन है। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं, जनरल वाले अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि ये भ्रम फैला हुआ है पूरे देश में। मैं कई चैनल्स पर देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि इस जो कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी का आ गया, डिसीजन लेगी, इक्विटी कमेटी में सारे के सारे SC ST और OBC लोग रखे गए हैं। ऐसी बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो जाति के आधार पर रखे जाएंगे, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस एक बंदा हो सकता है कम से कम,
और इसके अलावा शुल्क कास्ट का एक हो सकता है और शुल्क कास्ट का एक, 3 लोग जाति के आधार पर हो सकते हैं। बाकी वुमेन वो किस जाति की हो सकती है, डिसेबिलिटी पर्सन होगा वो किस जाति का हो सकता है, और बाकी जो बचे 5 तो वो तो किसी के भी हो सकते हैं। और तो किसी के होते मतलब ये हुआ कि जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, जो बीसी है वो डिसीजन लेगा इसमें किसको रखा जाना किसको रखा नहीं जाना। वो जिसको चाहेगा प्रोफेसर को अपनी जाति का किसी और जाति को रखेगा। तो सिर्फ 3 लोग इसमें कास्ट के विषय रखे गए हैं। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारी की सारी कमेटी SC ST OBC के लोगों से बनी होगी, जनरल का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, टोटल गलत है, झूठ है, मिस इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जाने के लिए सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। कहना है कि हमारे बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे, उनको ऊपर SC ST एक्ट लग जाए, जेल चले जाएंगे। ऐसा है 1989 से SC एक्ट लगा हुआ है, इस रेवोल्यूशन में ना हो तब भी लगता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में अभी भी लगता है। स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट से जातिगत भेदभाव करता है तो SC आज भी लगता है, प्रोफेसर लगता है, स्टूडेंट लगता है, BC में सफल लग सकता है। बहुत से केसेस हमारे देश में चल रहे हैं। तो इससे कोई SC लगने का कोई कंसर्न नहीं है। वो तो ये रेवोल्यूशन ना भी हो तो लॉ पहले से 89 से बना हुआ है। तो क्या 89 के बाद लोगों ने बच्चों ने पढ़ना जनरल बंद कर दिया क्या कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जनरल के जो लोग बच्चे हैं स्टूडेंट है क्या पढ़ना बंद कर दिया 89 के बाद में? 89 तो आया बहुत बाद में। मैं आपको बता दूं कि 1955 में सिविल एक्ट बना जिसमें इसी तरह की व्यवस्था थी। तो तब से बच्चे पढ़ने रहे क्या? कुछ ऐसा कुछ हुआ है? तब कुछ भी नहीं हुआ। ये सब झूठी बातें हैं। पर सर इस रूल में एक बात ये समझ में नहीं आ रही, अगर कोई BC या प्रिंसिपल या डायरेक्टर वो भी तो शोषण कर सकता है, वो भी तो जातिगत भेदभाव तो उसमें कौन कार्रवाई करेगा? देखिए इसी कमेटी में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वैसे तो इसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होगा वो एक्स ऑफ द चेयरपर्सन होगा। यानी कमेटी का मुख्य कौन होगा? उस इंस्टीट्यूशन का हेड, यानी कि जो कमेटी बनेगी उसका वाइस चांसलर उसका हेड होगा। अगर यूनिवर्सिटी की बात है तो ये समझ लीजिए। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि वाइस चांसलर ही कास्ट के आधार पर, आधार पर डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो कई मामले देखने को मिले। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है, इसमें रेवोल्यूशन नंबर 8 है, इसका 8 नंबर का रेवोल्यूशन कहता है कि द प्रोसीजर इन केस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर भेदभाव होता है, इसकी इंसिडेंट होती है तो उसका प्रोसीजर क्या हुआ? इसके 8 के F क्लॉज है, तो क्या कहता है? इन द इवेंट एनी कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर कोई कंप्लेंट इस रेवोल्यूशन के तहत हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन BC के अगेंस्ट, प्रिंसिपल अगेंस्ट की जाती है, तब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा? ये लिखा हुआ था मीटिंग ऑफ द इक्विटी कमेटी शेल बी चेयर्ड बाय। तो जो इक्विटी कमेटी बनी जो डिसीजन लेती है इसमें, उसका चेयरपर्सन कौन होगा? कोऑर्डिनेटर ऑफ द EOC। फिर वाइस चांसलर के अगेंस्ट कंप्लेंट है या किसी प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेंट है या किसी डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट है इंस्टीट्यूशन में, तो उस स्थिति में ये तीनों लोग उस कमेटी के चेयरपर्सन नहीं होंगे। EOC जो एक का कोऑर्डिनेटर होता है वो उसका चेयरपर्सन होगा। आगे वो भी लिखा हुआ है चेयरपर्सन के बाद में फिर क्या होगा? अगर कमेटी रिपोर्ट भेजती है तो किसको भेजेगी? वो BC को नहीं भेजेगी। BC तो उसमें खुद ही जो है एक तरह से वो गलत काम कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट जाएगी एंड रिपोर्ट ऑफ द इक्विटी कमेटी शेल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब जो इंस्टीट्यूशन का हेड है, BC का ऊपर कौन हायर अथॉरिटी है, वहां जाएगी HRD मिनिस्ट्री के पास या कोई और अथॉरिटी जिसके पास जाएगी। वो अथॉरिटी कौन होगी? वो इस रूल से गवर्न नहीं होगा। इसमें एक बात बता दूं, इसके अलावा इसमें दूसरा एक एक्ट और लगता है, उसको पूरा पढ़ने के बाद दोनों को समझने के बाद में तब पता चलता है कि मतलब क्या है। देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें रेवोल्यूशन नंबर 3 का है, इसमें 3.2 ये कहता है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो इसमें इस्तेमाल किए गए इस रेवोल्यूशन में लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो वो कहाँ डिफाइन किए गए हैं, कहाँ से लिए जाएंगे? वो लिए जाएंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 1897 कानून है, उसके तहत जो परिभाषा वहां से ली जाएगी। इसके अलावा जो है इसमें लिखा हुआ है, हाँ बस ये वहां से ली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन का हेड है वाइस चांसलर कोई भी इसमें रेवोल्यूशन के तहत जाति आधार पर भेदभाव कर रहा है तो वो तो मीटिंग की चेयर नहीं करेगा, यानी कि चेयरपर्सन नहीं होगा, नंबर 1। वो होगा एक दूसरा कोऑर्डिनेटर। उसके अलावा उसकी कमेटी की रिपोर्ट भी उसके पास नहीं जाएगी, वो जाएगी उससे ऊपर। मुझे लगता है कि सेक्रेटरी या किसी और के पास जाएगी, उसके पास नहीं। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में जिस तरह बायसनेस ना हो जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। ये हमारी सरकार UGC को पागल थोड़ी बैठी हुई है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसी चेयरमैन बनाया जाता है। ऐसा संभव ही नहीं, तो लॉ का अगेंस्ट हो जाता है। उसका ध्यान रखा गया है। विरोध तो बड़े पैमाने पर हो रहा है, मजिस्ट्रेट तक वो दे रहे हैं अपना इस्तीफा इस मामले को लेकर सब। अरे कुछ नहीं, ड्रामा कर रहे हैं वो लोग, कोई इस्तीफा नहीं दे रहे। उनको तो मैं देख रहा था किसी और बहुत सारी चीजों की वजह इस्तीफा बात कर रहे हैं वो। तो कह रहे शंकराचार्य का ऐसा हुआ है, कह रही है ये कुछ नहीं है, उसका पॉलिटिकल स्टंट है, वो कुछ नहीं। मैं ऐसे इस्तीफा कुछ नहीं मानता हूँ। आप ये देखेंगे अगर चल करके पता चल जाएगा इसका इस्तीफा जो दिया गया उसके पीछे कोई और रीजन नजर आ जाएगा आपको। अभी आप आगे चल रही थी इस कहानी को तो पता चल जाएगा ये सब बेकार की बात है, कोई इस्तीफा किसी ने दिया हुआ है।